हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया रहेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीजीबीपी। सबसे पहले हम लोग कवर अप करेंगे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इलस्ट्रेशंस, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाए, ताकि जब हम बड़े क्वेश्चंस पे पहुंचे, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस करें, तो आपको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। राइट। तो जल्दी से अपना अपना स्टडी मटेरियल खोल लीजिए और क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर आ जाइए। ठीक है। जो लगेगा कि मुझे सॉल्व करना चाहिए पूरा, वो मैं सॉल्व करूंगा, और जो चीज़ रफली काम चल जाएगा उसे मैं रफली उड़ा दूंगा। ठीक है। आई होप आप समझेंगे, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करनी है। ठीक है। नाउ वी हैव टू डू दी स्मार्ट वर्क रेदर देन हार्ड वर्क। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 1। मिस्टर एक्स प्रोपराइटर हैं और एंगेज्ड हैं मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में। फर्निश कर रहे हैं आपको फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। फर्निश कर रहे हैं आपको फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इनके पास ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है प्लांट का 30 लाख रुपीस का। इन्होंने नया प्लांट खरीदा है और पुट टू यूज किया है। देखो, प्लांट एंड मशीनरी या फिर कोई भी असेट एक्वायर करने पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। डेप्रिसिएशन कब मिलता है? जब आप असेट को पुट टू यूज में डालते हो। तो जब आपने असेट को पुट टू यूज में डाला तभी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। पुट टू यूज डाली है हमने 8 जून 2020 को 20 लाख रुपीस की। नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है और पुट टू यूज करी है 15 दिसंबर 2020 को। आई होप यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। असेसी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में एंगेज्ड है, और ध्यान से फोकस करिए, वो नई प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहा है। अगर वो नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है तो उसे नॉर्मल के साथ साथ एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता है। यहां पर पुट टू यूज का पीरियड अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये पुट टू यूज का पीरियड मोर देन 180 डेज है। यहां पर मोर देन और इक्वल्स टू 180 डेज है, और यहां पर अगर आप चेक करोगे तो पुट टू यूज का पीरियड लेस देन 180 डेज है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा और यहां पर आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। इसके बाद अगला सवाल आता है कि हमने कंप्यूटर एक्वायर करा है। कंप्यूटर एक्वायर करा है और कंप्यूटर को इंस्टॉल कर दिया है ऑफिस के प्रीमाइसेस पे, और ये इंस्टॉलेशन हुआ है 2 जनवरी 2021 को। तो यहां पर भी अगर आप फोकस करोगे तो यहां पर भी इट इज लेस देन 180 डेज, विच मींस यहां पर भी आपको हाफ रेट का डेप्रिसिएशन मिलेगा। 3 लाख रुपए की ये चीज है। कंप्यूट करना है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 for the assessment year 2021-22. Assume that all the assets were purchased by way of account pay check. इंपॉर्टेंट लाइन आई, क्योंकि अगर आपने 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट अकाउंट पे चेक से ना किया हो, अकाउंट पे ड्राफ्ट से ना किया हो, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ना किया हो, तो वो पेमेंट कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट नहीं बनती है। विच मींस दैट कि आपको उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपने सारा पेमेंट कैसे किया है, आपने सारा पेमेंट अकाउंट पे चेक से किया है, विच मींस दैट कि आप एलिजिबल हैं डेप्रिसिएशन के लिए। विच मींस कि आप एलिजिबल हैं डेप्रिसिएशन के लिए। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। हमारे पास दो ब्लॉक्स बनेंगे। एक ब्लॉक बनेगा हमारे पास 15% का, एक ब्लॉक हमारे पास बनेगा 15% का प्लांट एंड मशीनरी का, और एक ब्लॉक हमारे पास बनेगा 40% का कंप्यूटर्स का। ठीक है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी की बात करेंगे तो एज ऑन 1/4/2020 आपके पास 30 लाख रुपीस प्लांट एंड मशीनरी में थे, और आपके पास कंप्यूटर में कोई भी वैल्यू नहीं थी। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं असेट पुट टू यूज, मोर देन और इक्वल्स टू, पुट टू यूज मोर देन और इक्वल्स टू 180 डेज, मोर देन और इक्वल्स टू 180 डेज। तो आपके पास मोर देन और इक्वल्स टू 180 डेज में 20 लाख रुपीस की है, तो यहां पर 20 लाख आ जाएगा, और यहां पर कोई नहीं है। लेस देन 180 डेज में 8 लाख और 3 लाख। प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपके पास इससे भी अच्छा कोई दूसरा तरीका है तो आप वो भी फॉलो कर लो, लेकिन अगर नहीं है तो जैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं इसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। लेस करते हैं जो हमने असेट सोल्ड कर दी होगी या फिर जो असेट हमने डिस्कार्ड कर दी होगी। तो असेट सोल्ड और डिस्कार्डेड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है।
30 + 28 आपके पास 58 लाख आ रहा है और यहाँ पर आपके पास 3 लाख आ रहा है। दिस इज योर क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रीसिएशन। दिस इज योर क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रीसिएशन। अब अगर आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, तो डेप्रीसिएशन में आपके पास दो तरीके के डेप्रीसिएशन लाने वाले हैं। डेप्रीसिएशन में एक आपके पास नॉर्मल डेप्रीसिएशन आएगा, नॉर्मल डेप्रीसिएशन के अंदर दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है हाफ और एक होती है फुल। सबसे पहले आप हाफ रेट ऑफ डेप्रीसिएशन लगाते हो और उसके बाद फुल रेट ऑफ डेप्रीसिएशन लगता है। हमेशा ध्यान रखना, हाफ वाली वैल्यू कौन सी है? हाफ वाली वैल्यू ये 8 लाख रुपए की है। 8 लाख पे हाफ रेट से डेप्रीसिएशन लगेगा, 8 लाख पे हाफ रेट से डेप्रीसिएशन लगेगा 7.5% से। तो 7.5% से डेप्रीसिएशन अगर आप हाफ रेट से लगाओगे तो मैं अपना यंत्र खोल लेता हूं। 8 लाख पे 7.5%। साथ साथ में आप लोग भी सॉल्व करना, क्योंकि कई बारी समझाने के चक्कर में, जैसे आप जानते हो मैं फिगर इधर उधर कर देता हूं, तो मेक श्योर कि आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं और ब्लाइंडली मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं। 58 लाख में से 8 लाख पे हाफ रेट लग गया, बचे हुए 50 लाख पे आपको फुल रेट लगाना पड़ेगा। तो 50 लाख का 15%, 50 लाख का 15% इज 7,50,000, ठीक है। इसके बाद आपको इस पे एडिशनल डेप्रीसिएशन भी मिलेगा, एक काम कर लेते हैं, इसको यहां से हटा ही देते हैं, ठीक है, इसको अलग ही ले गए। इसके बाद इस पे आपको एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलेगा। एडिशनल डेप्रीसिएशन में क्या फुल और हाफ का कॉन्सेप्ट होता है? एडिशनल डेप्रीसिएशन में क्या फुल और हाफ का कॉन्सेप्ट होता है? क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है एवरीवन? क्या प्रॉब्लम आ रही है? वेट अ सेकेंड। एडिशनल डेप्रीसिएशन में क्या फुल और हाफ का कोई कॉन्सेप्ट होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट होता है। आपकी दो मशीन्स आई हैं, एक ये 20 लाख की मशीन आई है, एक ये 8 लाख की मशीन आई है। और माता रानी की आपके ऊपर इतनी कृपा है कि आप हर बार नई मशीन लेकर आते हैं, तो इनकम टैक्स वालों का भी दिल आपके लिए बड़ा हो जाता है। जब आप नई मशीन लेकर आते हैं तो आपको इनकम टैक्स वाले एडिशनल डेप्रीसिएशन देते हैं। तो एडिशनल डेप्रीसिएशन में भी दो कैटेगरी होती हैं, हाफ और फुल। हाफ डेप्रीसिएशन लगेगा आपका 8 लाख पे 10% का, ये हो जाएगा आपका 80,000। और फुल कितने की आई थी सर? फुल आई थी 20 लाख की। 20 लाख का 20% सर लगेगा 4 लाख का। दैट मीन्स टोटल डेप्रीसिएशन जो लगेगा, दैट विल बी 750 प्लस 60, 750 प्लस 60 प्लस 4,80,000, 12,90,000। ये हमने किसका निकाला है? ये हमने प्लांट एंड मशीनरी का निकाला है। अब अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो नॉर्मल डेप्रीसिएशन कंप्यूटर आपने खरीदा है 3 लाख रुपीस का। 3 लाख का आपको केवल हाफ वाला रेट मिलेगा, केवल आपको हाफ रेट मिलेगा। 3 लाख का 20%, 3 लाख का 20% है 60,000। और जब आप एडिशनल में जाओगे तो एडिशनल आपको कितना मिलेगा? एडिशनल डेप आपको कितना मिलेगा? आपने कंप्यूटर कहां पर इंस्टॉल किया है?
आपने कंप्यूटर कहां पर इंस्टॉल किया है? ऑफिस में। ऑफिस में, ऑफिस में अगर आपने ऑफिस में इंस्टॉल किया है, ऑफिस में अगर आपने इंस्टॉल किया है तो आपको कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। देयर विल बी नो एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो यहां पर टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास कितने रुपए का आएगा? 60,000 का। मैं एक बार पूरा ब्रीफ करा देता हूं आप लोग को, डोंट वरी। 12,90,000 यहां पर क्लेम कर लेंगे और 60,000 यहां पर क्लेम कर लेंगे। डेप्रिसिएशन हम लोग लेकर आए हैं वर्किंग नोट से। दिस इज योर ओपनिंग WDV ऑफ नेक्स्ट ईयर। दिस इज ओपनिंग WDV ऑफ नेक्स्ट ईयर। 58 लाख में से 12,90,000 जाएगा, 45,10,000 बचेगा और इधर आपके पास 2,40,000 बचेगा। ठीक है, एक बारी मॉड में चेक कर लेते हैं। मॉड में सब कुछ सेम आ रहा है, 1290 और 60। वैल्यू 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 इन्होंने केवल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करा है, ओपनिंग WDV नहीं निकाली है। इन्होंने केवल और केवल आपका डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर दिया है, ओपनिंग WDV इन्होंने कैलकुलेट नहीं करी है। एक बारी जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उनके लिए मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ। कुछ इशू हो गया था अभी स्ट्रीम में। हमारे पास मशीन के ओपनिंग WDV थी 30 लाख रुपीज़ की। हमने 20 लाख रुपीज़ की नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है मोर देन 180 डेज़ के लिए। हमने 8 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है लेस देन 180 डेज़ के लिए। और हमने एक कंप्यूटर खरीदा है ऑफिस प्रेमाइसेस के लिए। असेसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, असेसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, वो 20% का एडिशनल डेप्रीसिएशन लेने के लिए एलिजिबल है, एलिजिबल है उस प्लांट एंड मशीनरी का जो वो फैक्ट्री में इंस्टॉल करेगा। तो इस पे उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, इस पे भी उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन जो उसने ऑफिस प्रीमाइसेस पे लिया होगा उसका उसे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। चलिए everyone, let's jump on to question number 2. Let's jump on to question number 2. Illustration number 2. A car purchased by Dr. Soman on 10th August 2017 for 5,25,000 for the personal use is brought into the professional use on 1st July 2020 by him. When its market value is 250, compute the actual cost of car and the amount of depreciation for the assessment year 21-22, assuming the rate of depreciation to be 15%. तो डॉक्टर साहब ने एक कार पर्सनल यूज के लिए खरीदी थी अगस्त 17 में, दैट मीन्स 17-18 में। अब भाई साहब इस कार को जुलाई 2021 में इसे बिजनेस यूज में लेकर आ रहे हैं, जब इसका मार्केट प्राइस 250 चल रहा है। आपको बताना है सर 21-22 असेसमेंट ईयर में कितना डेप्रीसिएशन मिलेगा, 21-22 में कितना डेप्रीसिएशन मिलेगा अगर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन जो है वो 15% का है। तो सेक्शन 43(1) है, वो एक्चुअल कॉस्ट को डिफाइन करता है, और एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है जितना पैसा आपकी जेब से निकला है असेट को एक्वायर करने के लिए, वो आपके लिए उसकी कॉस्ट होती है। द परचेज प्राइस ऑफ 525 इज देयरफॉर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार to Dr. Soman. Market value on the date when the asset is brought into profession is not relevant. Important चीज, जिस दिन हम उसे बिजनेस में लेकर आते हैं that date is not relevant. Therefore, amount of depreciation on the car as per section 32 will be 15% of 5,25,000. 5,25,000 क्या थी? 5,25,000 आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी। कब की? 17-18 की। तो भले आपने असेट 17-18 में खरीदी थी पर्सनल यूज के लिए, अगर आप इसे 2021 में पुट टू यूज करेंगे तो हम इसकी एक्चुअल कॉस्ट पे ही आपको डेप्रिसिएशन देंगे, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पे। ना ही बुक वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी, ना ही मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी। आपको डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे मिलेगा? सर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा आपकी एक्चुअल
कॉस्ट पे विच इज 5,25,000. नोट explanation 5 to section 43(1) providing for the reduction of notional depreciation from the date of acquisition of asset for personal use to determine the actual cost of asset is applicable only in the case of building which is initially acquired for personal use and later brought into professional use. It is not applicable in respect of other assets. Most important, most important. That means कि अगर मैं ये मान के चलूं, मैं अगर ये मान के चलूं कि मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने बिल्डिंग एक्वायर करा है, इन्होंने एक बिल्डिंग एक्वायर करा है 10 जुलाई 2017 को फॉर रुपीज 60 लाख फॉर पर्सनल यूज. On 1st December 2020, this building is put to use for business purpose. This building is put to use for business purpose. Building is put to use फॉर बिजनेस पर्पस. ठीक है, हमने 1 दिसंबर 2020 को इसे बिजनेस पर्पस में पुट टू यूज कर दिया. डेप्रिसिएशन का रेट जो एप्लीकेबल है बिल्डिंग के ऊपर वो एप्लीकेबल है आपका 10%. या मैं डेट चेंज 10%. आपको बताना है कितना डेप्रिसिएशन क्लेम मिलेगा फॉर प्रीवियस ईयर 2020-21. ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को. आपने एक 10 जुलाई 17 को बिल्डिंग खरीदा और आपने इसे 31 मार्च 20 तक पर्सनल यूज में रखा और उसके बाद आपने इसे 1/4/20 को बिजनेस यूज में पुट टू यूज कर दिया. आपने इसे बिजनेस यूज में पुट टू यूज में डाल दिया. तो सेक्शन 43 का एक्सप्लेनेशन कहता है कि सर अगर आपने बिल्डिंग खरीदी है पहले, अगर आपने बिल्डिंग खरीदी है पहले और आप उसे पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, आपने बिल्डिंग खरीदी है पहले और आप उसे पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो ऐसे केस में आपको जितने पीरियड के लिए आपने असेट को पर्सनल यूज में इस्तेमाल किया है उसका आपको नोशनल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा. उसका आपको नोशनल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा. अब जरा देख के बताओ कि आपने इसे कितने ईयर्स के लिए इस्तेमाल किया है पर्सनल यूज के लिए. तो आपने इसे 17-18, 18-19, 19-20, 3 साल तक इसे आपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया. डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? डेप्रिसिएशन का रेट है 10%. तो आपको इसकी बुक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी 1 अप्रैल को. आपको इसकी बुक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी 1 अप्रैल को कि 1 अप्रैल को इसकी बुक वैल्यू कितनी है. तो कैसे निकलेगी सर? यहां पे 10% WDV का डेप्रिसिएशन लेंगे, यहां पे 10% WDV का डेप्रिसिएशन लेंगे और यहां पर भी हम लोग 10% WDV का डेप्रिसिएशन लेंगे. तो आप लोगों को 10% का डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा. दैट मीन्स कि आपके पास 1 अप्रैल 2020 को जो बुक वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 60 लाख की थी. 60 लाख का 90% पहले साल के बाद वैल्यू
उसका 90% दूसरे साल के बाद वैल्यू, उसका 90% तीसरे साल के बाद वैल्यू। तो आप 60 लाख का 0.9 करेंगे, ये आपके बाद एक साल के बाद की WDV आ जाएगी। फिर आप 0.90 करेंगे, ये 2 साल के बाद की WDV आ जाएगी। फिर आप 0.90 करेंगे, आपके पास 3 साल बाद के WDV आ जाएगी 43,74,000। ये आपके पास बुक वैल्यू आ गई है 1 अप्रैल 2020 की। अब आपको ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 जो डेप्रिसिएशन मिलेगा मेरे बेटा, वो मिलेगा 43,74,000 का 10%, 4,37,400। राइट। यहीं पे अगर ये आपकी बिल्डिंग ना होती, सपोज इन अबव एग्जाम्पल asset is car instead of building। अगर asset कार है बिल्डिंग की जगह, तो क्या होगा? आपने 10 जुलाई 17 को कार खरीदी थी 60 लाख रुपए की, और आपने इसे 31 मार्च 20 तक इस्तेमाल किया पर्सनल यूज के लिए। ठीक है। इसके बाद आपने इसे बिजनेस में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब ये जो कार है, कार के ऊपर नोशनल डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता। कार के ऊपर नोशनल डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता। यानी कि आपकी 1 अप्रैल 20 को जब आप इसे पुट टू यूज करोगे, इसकी बुक वैल्यू फॉर बिजनेस जो कंसीडर करी जाएगी वो 60 लाख ही करी जाएगी। एक्चुअल कॉस्ट पे ही आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। 2020-21 का जब आप डेप निकालोगे तो डेप आएगा मेरे बेटा 60 लाख का 15%, क्योंकि कार पे डेप्रिसिएशन 15% से मिलता है। 60 लाख का 15% इज 9 लाख रुपए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आज तुम लोग का दिन ठीक नहीं है। चलो, छोटी छोटी परेशानियां आती रहती हैं। अभी तो कॉन्सेप्ट शुरू हुए हैं। बोलिए सर। चलो बढ़िया। रिकॉर्डिंग में सब कुछ ठीक हो रहा है, डोंट वरी एट ऑल। रिकॉर्डिंग में सब कुछ ठीक हो रहा है। यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग। जो आप लोग का बीच बीच में छूटा है उसे आप कवर कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग में। ठीक है, मैनेज करिए। कई बार दिन जो होते हैं वो सही नहीं होते हैं। चलो, मैं बढ़ रहा हूं आगे। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ जंप करते हैं। जल्दी से। एक न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कमेंस करते हैं प्रैक्टिस की और एक्वायर करते हैं फॉलोइंग एसेट्स फॉर हिज ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 एंड द कॉस्ट शोन अगेंस्ट ईच आइटम। Calculate the amount of depreciation that can be claimed for his professional income for the assessment year 21-22. Assume that all the assets were purchased by way of account paycheck. इस चीज को हमेशा नोटिस कर लेना
कि कहीं कोई पेमेंट कैश से तो नहीं हुई है, क्योंकि अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट कैश में हो जाएगा तो वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, आपने कंप्यूटर खरीदा है, आपने कंप्यूटर खरीदा है इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 27 सितंबर को खरीदा है, 1 अक्टूबर को पुट टू यूज कर दिया है। अगर आपने इसे 1 अक्टूबर को पुट टू यूज कर दिया है तो ये मोर देन 180 डेज है, और अगर ये मोर देन 180 डेज है तो इस पे फुल रेट ऑफ डेप्रीसिएशन मिलता है। और कंप्यूटर पे डेप्रीसिएशन कितना मिलता है? कंप्यूटर पे डेप्रीसिएशन मिलता है आपको 40% का। तो 40% अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 35,000 का 40% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 14,000। 35,000 का अगर आप 40% निकालेंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा? 35,000 का अगर हम 40% निकालेंगे तो दोस्त कितना आ जाएगा? 35,000 इंटू 0.4 दैट इज 14,000। ठीक है सर, 14,000। इसके बाद आपने कंप्यूटर यूपीएस खरीदा है, आपने कंप्यूटर यूपीएस खरीदा है आपने गांधी जयंती वाले दिन, और आपने इसे पुट टू यूज किया है 8 अक्टूबर 20 को। 8 अक्टूबर 20 को पुट टू यूज करने का मतलब क्या हुआ कि ये लेस देन 180 डेज हो गया, और अगर ये लेस देन 180 डेज हो गया तो आपका डेप्रीसिएशन हाफ रेट पे चला गया। तो 8500 का आपको 20% अलाउ होगा, 8500 का आपको 20% अलाउ होगा, दैट इज आपको 1700 रुपीज अलाउ होंगे, दैट इज आपको 1700 रुपीज अलाउ होंगे। फिर आपने कंप्यूटर का प्रिंटर खरीदा, 1 अक्टूबर को खरीदा और 1 अक्टूबर को ही आपने इसे पुट टू यूज कर दिया। दैट मीन्स कि ये भी मोर देन 180 डेज है, मोर देन 180 डेज है। और अगर ये मोर देन 180 डेज है तो आप इसके ऊपर पूरा डेप्रीसिएशन क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो। 12,500 का आपको 40% का डेप मिल जाएगा, 12,000 का 40% का आपको डेप मिल जाएगा। आपने बुक्स खरीदी है अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस आर ऑफ ₹12,000, अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस ऑफ ₹12,000, 13,000 रुपए। जरा कोई ज्ञानी आदमी मुझे बताएगा कि बुक्स पे डेप्रीसिएशन कितना लगता है? कोई ज्ञानी आदमी मेरे को यह बताएगा कि बुक्स पे डेप्रीसिएशन कितना लगता है, और जो एनुअल पब्लिकेशंस होती हैं उस पे कितना लगता है? जो एनुअल पब्लिकेशंस होती हैं उन पे कितना लगता है? सेम की अलग अलग? सेम की अलग अलग? सब पे 40%। वेरी गुड। तो आपके पास 40% का डेप है, चाहे वो आपकी एनुअल पब्लिकेशंस हो चाहे वो अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट? कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स कि आपको इस पे 40% मिलेगा, आपको इस पे 40% मिलेगा, 13,000 का 40%, 5,200। और जो एनुअल पब्लिकेशंस हैं आपके पास, जो एनुअल पब्लिकेशंस हैं आपके पास, उसके ऊपर भी 40%, 12,000 इंटू 0.4, 4,800। इसके बाद आपने ऑफिस का फर्नीचर खरीदा है, ऑफिस का फर्नीचर खरीदा है, 1 अप्रैल को खरीद लिया है, मोर देन 180 डेज है, इसके ऊपर 10% का डेप्रीसिएशन रेट होता है, 30,000 का डेप्रीसिएशन आपको फर्नीचर पे मिल जाएगा। इसके बाद आपने लैपटॉप खरीदा है मेरे बेटा 26 सितंबर को, और इसे पुट टू यूज किया है आपने 8 अक्टूबर को। दैट मीन्स कि अगर आप इसका पुट टू यूज का पीरियड निकालोगे तो पुट टू यूज का पीरियड लेस देन 180 डेज आएगा, और अगर लेस देन 180 डेज आएगा तो आपको इसका डेप्रीसिएशन जो है वो हाफ रेट से मिलेगा, 20% से। 43,000 का 20% मेरे बेटा, 43,000 का 20% मेरे बेटा 8,600 रुपीज निकल कर आ जाएगा, 8,600 रुपीज निकल कर आ जाएगा। आपका टोटल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं अब हम लोग, टोटल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। सर 14,000 एक आ रहा है,
1700 एक आ रहा है, 5000 एक आ रहा है, 5200 एक आ रहा है, 4800 एक आ रहा है, 30000 एक आ रहा है और फाइनली 8600 आ रहा है। टोटल सर 69300 बन रहा है हम लोग का, 69300 बन रहा है हम लोग का। इन्होंने आई थिंक बुक्स में कुछ गड़बड़ करी है, इन्होंने बुक्स पे गड़बड़ करी है। $64,500। अब यहां पर एक लोचा है, पूछो क्या? यहां पर एक लोचा है, पूछो क्या? देखो ध्यान से पढ़ो, तो यहां पर वो आपसे क्या बोल रहा है? बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस, बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशन, यानी कि ये जो 13,000 है इसके अंदर एनुअल पब्लिकेशंस इंक्लूडेड नहीं है। बोलो हाँ कि ना? इस 13,000 के अंदर एनुअल पब्लिकेशंस इंक्लूडेड नहीं है ना। बुक्स लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस ऑफ 12,000। दैट मीन्स कि इस 13,000 में वो 12,000 इंक्लूडेड नहीं है। लैंग्वेज पढ़ के ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई? लैंग्वेज पढ़ के ये लग रहा है कि नहीं लग रहा? अदर देन जब तुम बोल रहे हो मतलब कि ये 12,000 अलग है और ये 13,000 अलग है। अगर तुम यहां पर ये वर्ड यूज करते इंक्लूडिंग एनुअल पब्लिकेशन, तुम यहां पर ये वर्ड यूज करते इंक्लूडिंग एनुअल पब्लिकेशन, तो हम समझते कि इस 13 में 12 एनुअल पब्लिकेशन है और 1000 अलग है। लेकिन अगर तुमने वर्ड अदर देन यूज किया हुआ है, दैट मीन्स 13 पे डेप्रिसिएशन अलग मिलेगा और 12 पे अलग मिलेगा। बोलो सर, मेरी अंग्रेजी थोड़ी वीक है, आप लोग बताओ कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं। मेरा हाथ थोड़ा टाइट है अंग्रेजी में। इन्होंने क्या किया है बेटा, इन्होंने क्या किया है देखो, इन्होंने बुक्स बीइंग एनुअल पब्लिकेशन और अदर देन एनुअल पब्लिकेशन 13,000 पे तो लगा दिया है, लेकिन यहां पर इन्होंने 12,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है। वो जो 12,000 की एनुअल पब्लिकेशंस थी उसके ऊपर इन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है। बोलो भाई, समझा कि नहीं? समझा ना? दैट मीन्स कि अगर अगर बुक से आंसर मिलाना है, अगर बुक से आंसर मिलाना है तो ये वाला 4800 गायब कर देना। अगर बुक से आंसर मिलाना है तो ये वाला 4800 गायब कर देना। और अगर अपनी अंतरात्मा को जवाब देना है तो 4800 इंक्लूड कर लेना। कोई भला मानस जिसको मेरी गलती नजर आए तो वो बेझिझक मेरे को बता दे, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ठीक है? मुझे हर दम हर किसी से सीखने में मजा आती है। तो अगर मैं गलत इंटरप्रिटेट कर रहा हूं, आपके पास सही इंटरप्रिटेशन है, तो बिल्कुल आप आ सकते हो मेरे को सजेस्ट करने के लिए, मैं उसको आराम से समझूंगा। ठीक है? चलिए मैं जल्दी से अब आगे बढ़ रहा हूं। लेट्स जंप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। जंप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर गामा है अ प्रोप्राइटर स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स एंड ट्यूब्स फॉर मोटर व्हीकल ऑन 1 Jan 2020। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनकी सेटअप हुई 1 मई 2020 को और इन्होंने अपना धंधा मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट किया 1 जुलाई 2020 से। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो भैया ने इंस्टॉल करी है वो है 120 करोड़ की। सेड प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 20 करोड़ की। न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च relating to the business of the assessee acquired at a cost of ₹15 करोड़। अच्छा, ये इंक्लूडिंग में ही चल रही है, ये जो स्टेटमेंट चल रही है वो इंक्लूडिंग में ही चल रही है। द सेड प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडेड सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी बॉट फॉर ₹20 करोड़ एंड न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर द बिजनेस एक्वायर्ड एट ₹15 करोड़। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर सेक्शन 32 of the Income Tax Act in respect of the assessment year 21-22, assume that all the assets were purchased by way of account pay check and गामा ने 115 BAC लेने से मना कर दिया है। गामा ने 115 BAC लेने से मना कर दिया है। अब जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4, हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 120 करोड़ की और इसमें से जो साइंटिफिक रिसर्च वाली है
उसे मैं हटा दे रहा हूं। सर इसे क्यों हटा रहे हो? क्योंकि बेटा जो साइंटिफिक रिसर्च की हमने असेट खरीदी है, इसके ऊपर हम सेक्शन 35 के अंदर 100% एक्सपेंस जो है वो क्लेम कर लेंगे। हम क्यों डेप्रिसिएशन की चिल्लड़ लें जब हमें 100% का खर्चा मिल सकता है? तो हम ये 15 करोड़ पे साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा क्लेम करेंगे और 105 करोड़ पे अपन डेप्रिसिएशन की डिमांड करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, 105 करोड़ में से 105 करोड़ में से, या तो छोड़ दो इसको ऐसे। अब अगर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है तो डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा नॉर्मल और आपको मिलेगा एडिशनल। नॉर्मल डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्या नई पुरानी में भेदभाव करता है? क्या नॉर्मल डेप्रिसिएशन नई पुरानी में भेदभाव करता है? ये अभिषेक कह रहा है करता है। अभिषेक बेटा बहुत पिटाई होगी, निखिल तुम्हारी भी बहुत पिटाई होगी। नॉर्मल डेप्रिसिएशन नई पुरानी में भेदभाव नहीं करता। नॉर्मल डेप्रिसिएशन ये देखता है बस कि पुट टू यूज 180 डेज से ज्यादा है कि कम है। अगर ज्यादा है तो पूरा दे देता है, कम है तो उस केस में हाफ कर देता है। तो हमने ये 120 करोड़ की मशीन कब खरीद ली थी? सर हमने ये 20 करोड़ की मशीन खरीदी है, डेट नहीं बता रहा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने ये दिया तो हुआ है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1 मई 20 को सेटअप कर लिया था। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1 मई 20 को सेटअप कर लिया था, तो ऑब्वियस है कि आपने मशीनरी वगैरह खरीद ली होंगी। यहां पर पीरियड अगर आप चेक करोगे तो 180 डेज से ज्यादा आएगा, यानी कि फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको मिलना है। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन रेट होता है 15%। तो 105 करोड़ का मेरे दोस्त 105 करोड़ का मेरे दोस्त 15% करो, कितना आता है? सर 105 करोड़ का अगर हम 15% करेंगे तो 15.75 आता है। अब ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ये नई पुरानी में भेदभाव करता है। ये कह रहा है कि भाई मैं नई वाली मशीन पे ही आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन दूंगा। तो 105 करोड़ की तुमने खरीदी है, इसमें से 20 करोड़ की तुम्हारी पुरानी है। दैट मींस नई कितने की है? 85 करोड़ की, और इस 85 करोड़ पे तुमको 20% का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, 17 करोड़ का। दैट मींस तुम्हारे पास टोटल डेप्थ जो मेरे दोस्त आएगा वो कितना आएगा? 15.75 प्लस 17 करोड़। टोटल अगर आप करेंगे तो 32.75 CR का आपके पास आ जाना चाहिए। लेट्स चेक द इंस्टीट्यूट्स आंसर, और इंस्टीट्यूट भी यही कह रहा है। मुबारक हो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए सर 4 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, और एक क्वेश्चन मैंने आपको अपने से बना के करा दिया। टोटल अभी तक 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और ये अब हम लोग 5th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये वाला, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, बहुत काम का है। मिस्टर ए जो है ये फर्निश कर रहे हैं फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21। फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21 कंप्यूट करना है डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 35 while computing his income under the head PGBP। ठीक है, अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। सर अमाउंट पे किया है मतलब कंट्रीब्यूशन किया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, डिडक्शन मिलता है 150% का। बोलिए सर, सही बोला कि गलत बोला? डिडक्शन मिलता है 150% का। अरे नहीं 150 था यार, अरे 150 साइंटिफिक रिसर्च। नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, चलो चलो मैं मान लेता हूं सर 100% मिलेगी। अब सर वो 150%, 125%, 200% कोई टेंशन नहीं है सर, एक ही रेट है 100%। इन हाउस करो तो भी 100, आउटसाइड एजेंसी को दो तो भी 100, साइंटिफिक रिसर्च हो, सोशल साइंस की रिसर्च हो, स्टैटिस्टिकल रिसर्च हो, कुछ हो, आईआईटी को दिया, इंडियन कंपनी को दिया, यूनिवर्सिटी को दिया, कॉलेज को दिया, कोई फर्क नहीं सर, 100%। बस ध्यान क्या रखना है कि अप्रूव्ड होना चाहिए बस, तो 100% अलाउड हो जाएगा। अमाउंट पे किया आईआईटी को, अमाउंट पे किया आईआईटी को, 100% अलाउ हो जाएगा।
अमाउंट पे किया कंपनी को जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में, जिसका मेन काम साइंटिफिक रिसर्च करना है। सर पहले भी 100 था, अब भी 100 है, तो अलाउड हो जाएगा। एक्सपेंडिचर किया है इन हाउस डेवलपमेंट फैसिलिटी एज अप्रूव बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। आपने कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सर इनकम टैक्स वाले 100% डिडक्शन दे देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड 5 लाख रुपए का ऑन साइंटिफिक रिसर्च, तो सर लैंड पे डिसअलाउड हो जाता है, लैंड पे डिसअलाउड हो जाता है। तो इस 7 लाख में से 5 लाख तो हट जाएगा और बचेगा सर आपके पास 2,50,000, और माता रानी की कृपा से आपको इस 2.5 लाख पे 100% की डिडक्शन दे दी जाएगी। बोलिए सर, बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है सर, ठीक है। ये मैं बीच बीच में आता रहता हूं आप लोग के पास, है ना, क्योंकि आज दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, तो इसलिए मैं बार बार आप लोग के पास आता रहूंगा, आप लोग का हालचाल लेता रहूंगा। चलिए चलिए आ जाइए सवाल नंबर 6 पे, और इस सवाल नंबर 6 को इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। इस सवाल नंबर 6 को इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। लंबा चौड़ा सवाल है, 35 AD का क्वेश्चन है ये सवाल जो है वो 35 AD का है। ठीक है, सवाल जो है मेरे दोस्त वो 35 AD का है, और 35 AD क्या है ये आप भली भांति जानते हो। स्पेसिफाइड बिजनेसेस की बात चल रही है इसके अंदर, और स्पेसिफाइड बिजनेसेस के अंदर आपको, चाहे आप रेवेन्यू खर्चा करो, चाहे आप कैपिटल नेचर का खर्चा करो, आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है सेम ईयर में। आप रेवेन्यू खर्चा करो, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा करो, 100% डिडक्शन मिल जाता है सेम ईयर पे। इस बात का कुछ एक्सेप्शंस हैं, इस बात के कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन है, लैंड पे खर्चा किया है तो नहीं मिलेगा। दूसरा एक्सेप्शन है, गुडविल पे पैसा खर्च किया है तो नहीं मिलेगा। और तीसरा इसके अंदर सर आता है कि अगर आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे हैं तो उसका भी आपको नहीं मिलेगा। इन तीनों को छोड़ के बाकी आप कोई भी खर्चा करते हो, रेवेन्यू कैपिटल, आपको 100% अलाउ कर दिया जाता है। मिस्टर ए ने कमेंट्स किया है ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ सेटिंग अप अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बना रहे हैं फूड ग्रेन्स की, शुगर की और एडिबल ऑयल की। अब अगर आप ध्यान से स्पेसिफाइड बिजनेसेस को रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा उसके अंदर फूड ग्रेन को तो जगह दी गई है, शुगर को तो जगह दी गई है, लेकिन जो एडिबल ऑयल है, जो एडिबल ऑयल है वो आपका स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है। एडिबल ऑयल आपका एक नॉर्मल बिजनेस है, वो स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर नहीं जाएगा। इसके बाद इन्होंने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, 80 लाख रुपीस का, 60 लाख रुपीस का, 50 लाख रुपीस का परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग in the period of Jan 20 to March 20 exclusively for the above business and capitalize the same in the books of account as on 1st April. The cost of land included in above figure is 50 lakh, 40 lakh and 30 lakh. तो मैं लिख लेता हूं साथ साथ ताकि थोड़ी सी मेहनत मेरी कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम लोग 6, इसमें हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं फूड ग्रेन के धंधे की बात करूं तो फूड ग्रेन के धंधे पे हमने 80 लाख रुपए खर्च करे थे, जिसमें से 50 लाख रुपए की लैंड थी। तो 80 लाख में से 50 लाख चले गया, 30 लाख बचा फूड ग्रेन के अंदर। ठीक है, या फिर मैं इसको इस तरीके से करूं, फूड ग्रेन, शुगर, एडिबल ऑयल, बिल्डिंग का खर्चा, बिल्डिंग का खर्चा 80 माइनस 50, 30 लैक्स, 60 माइनस 40, 20 लैक्स एंड 50 माइनस 30, 20 लैक्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आगे क्या ज्ञान दे रहा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर
he incurred the capital expenditure of 20 lakh, 15 lakh, 10 lakh respectively for the extension, reconstruction of the business, purchase and exclusively used for the above business. तो इन्होंने बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन करवाया, बिल्डिंग के ऊपर फर्दर इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, कितने कितने लाख रुपए का, 20 लाख, 15 लाख और 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख और 10 लाख का। इसके बाद कंप्यूट करनी है इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी फॉर द असेसमेंट ईयर एंड द लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज्यूमिंग दैट मिस्टर ए has all the conditions specified under 35 AD and wants to claim deduction under 35 AD and has not claimed any deduction under the heading chapter 6A under heading C deduction in respect of certain income. Profits from the businesses of setting up of the warehousing facility of food grain, sugar and edible oil before claiming deduction 35 AD and section 32 depreciation. Profits आपको given है 16 लाख, 14 लाख, 31 लाख। प्रॉफिट्स आपको गिवन है 16, 14 एंड 13, 16 लाख, 14 लाख एंड 31 लाख। ठीक है, दीज आर दी प्रॉफिट्स। अब इसमें से माइनस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, 30 और 20, 50 लाख। तो यहां आपको 50 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, यहां आपको 50 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद 20 + 15 35 लाख, यहां पर आपको 35 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा और यहां आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। इधर 34 लाख का लॉस आ जाएगा माइनस डेप्रीसिएशन, 20 + 10 30 लाख। बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन का रेट कौन बताएगा? बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन का रेट कौन बताएगा? बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन का रेट 10% है सर। बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन का रेट इज 10%। 10% से डेप्रीसिएशन लगेगा। $30 लाख का 10%, 30 लाख का 10% इज 3 लाख। $16 - 50 34 lakhs का लॉस आ जाएगा। 14 - 35 21 लाख का लॉस आ जाएगा। 31 - 3 28 लाख का लॉस आ जाएगा। 28 लाख का लॉस आ जाएगा। आज मेरे यहाँ पर लगता है कोई इंटरनेट का इशू चल रहा है, जिसकी वजह से स्क्रीन ब्लैंक हो रही है बार बार। दिन से ज़्यादा नेटवर्क ख़राब है। एग्जैक्टली रिदा, एग्जैक्टली आज यही हो रहा है। यू आर राइट। ठीक है, चलिए फिलहाल मैंने आप लोग के लिए सॉल्व कर दिया है। फूड ग्रेन्स वाले बिजनेस में 34 लाख का लॉस आ जाएगा। शुगर के बिजनेस में 21 लाख का लॉस आ जाएगा और आपका एडिबल ऑयल के केस में आपके पास 28 लाख की इनकम आ जाएगी। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप मुझे ये बताएंगे कि हम स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को क्या नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं? क्या हम स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं?
नहीं, दैट मीन्स कि आपका जो लॉस आ रहा है फूड ग्रेन्स का, दैट मीन्स कि जो आपका लॉस आ रहा है फूड ग्रेन्स का, लॉस ऑफ फूड ग्रेन एंड शुगर, दैट इज 34 लाख एंड 21 लाख, ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और आपकी जो इनकम निकल कर आएगी, जो आपकी इनकम निकल कर आएगी, दैट विल बी ऑफ 28 लाख। क्लियर दोस्तों? चेक कर लें एक बारी इंस्टीट्यूट ने क्या किया है। सर यहाँ पर 28 लाख रुपीस की इनकम आ रही है और यहाँ पर 34 और 21 लाख का लॉस आ रहा है। टोटल लॉस 55 लाख का हो जाएगा और ये 55 लाख का लॉस जो है वो आपका कैरेड फॉरवर्ड हो जाएगा। आप दोनों का सम करके भी लिख सकते हो कि कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। इज इट फाइन दोस्तों? इज इट फाइन? ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर सूरज हैं, ये एक प्रोपराइटर हैं, कमेंस द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ अ न्यू 3 स्टार होटल इन मुंबई। तो 3 स्टार होटल ये आपका स्पेसिफाइड बिजनेस में आ जाएगा। इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है 50 लाख रुपीस का ड्यूरिंग द पीरियड Jan 20 टू March 20 एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव पर्पस एंड कैपिटलाइज कर दिया है इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज ऑन 1 April 20। Further, during the previous year 2021, he incurred the capital expenditure of rupees 2 crore, out of which 1.50 crore was for the acquisition of land. तो लैंड का खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा, ये वाला 50 लाख आपको अलाउड हो जाएगा। इसके बाद कंप्यूट करना है इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 एज्यूमिंग दैट ही हैज फुलफिल्ड ऑल द कंडीशंस। ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द बिजनेस ऑफ होटल बिफोर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 21-22 इज 25 लाख। Also assume that he has no other existing business running, assume that he has also another business of running 4-star hotel in the Coimbatore which is commenced operation 15 years back। तो 15 साल पहले इसने अपना ऑपरेशन कमेंस किया था, तो इसे हम लोग स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं बोलेंगे। ये जो आपके पास कोयम्बटूर वाला होटल है, ये जो आपके पास कोयम्बटूर वाला होटल है, इसे आप लोग स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं बोलोगे। और यहां से आपके पास प्रॉफिट कितने रुपए का आ रहा है? यहां से आपके पास प्रॉफिट आ रहा है 120 लाख का। सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो पेमेंट्स हैं वो इन्होंने कैसे करी हैं? नेट बैंकिंग से करी है। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, वैसे कुछ खास है नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। 25 लाख रुपीस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम आ रही है, इसमें से जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपको अलाउड हो जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से वाले अलाउड हो जाएंगे? 50 लाख ये अलाउड हो जाएंगे। 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ रुपया आपने खर्च किया है लैंड पे, ये आपको अलाउड नहीं होगा। तो आपको 50 लाख खर्चा 1 अलाउड हो जाएगा, 50 लाख खर्चा 2 अलाउड हो जाएगा। टोटल आपको 1 करोड़ का खर्चा अलाउड हो जाएगा। 25 लाख में अगर 1 करोड़ का खर्चा अलाउड हो जाएगा तो आपके पास 75 लाख रुपए का लॉस निकल कर आ जाएगा स्पेसिफाइड बिजनेस में, और आपके पास 120 लाख का इनकम आ रहा है नॉन स्पेसिफाइड में। चेक कर लीजिए, 75 लाख ये आ रहा है और 120 लाख ये आ रहा है। ठीक है, यहां देखिए क्या बोल रहा है वो। नेट प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस आफ्टर सेट ऑफ लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 73A, वो आपको क्या कर दिया जाएगा? अलाउ कर दिया जाएगा। बताइए, ये बात समझ में आया? ये बात क्लियर हुआ? ये जो ये खेल खेल गए हैं, ये खेल क्लियर हुआ? ये वाला खेल क्लियर हुआ? देखो भाई, एक होटल के लॉस को दूसरे होटल की इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक होटल का लॉस है, इस लॉस को दूसरे होटल की इनकम के साथ क्या कर सकते हैं? इसे दूसरे होटल की इनकम के साथ क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ कर सकते हैं। ये अलाउड है, ये अलाउड है। जब आप सेट ऑफ पढ़ेंगे तो सेट ऑफ में आपको लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है वो दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होना चाहिए। तो होटल जो है वो आपके स्पेसिफाइड बिजनेसेस के अंदर आते हैं, तो एक का लॉस दूसरे की इनकम के साथ क्या कर दिया जाएगा? एक का लॉस दूसरे की इनकम के साथ दोस्त क्या कर दिया जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। जल्दी से सभी दोस्त लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। अर्नव प्रोपराइटर हैं, इनकी 2 यूनिट्स हैं। यूनिट ए जो है वो स्पेसिफाइड बिजनेस चलाती है, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ शुगर। यूनिट बी जो है वो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस चलाती है, ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल। यूनिट ए ने कमेंस किया है ऑपरेशन 1 अप्रैल 2019 को और क्लेम किया है डिडक्शन 100 लाख रुपीस का, इनकर्ड ऑन परचेस ऑफ 2 बिल्डिंग्स 50 lakh each for operating a warehousing facility for the storage of sugar under section 35 AD. However, in Feb 2021, Unit A transferred one of its building to Unit B. आपने अपनी एक बिल्डिंग को दूसरे यूनिट को ट्रांसफर कर दिया, एक बिल्डिंग को दूसरे यूनिट को ट्रांसफर कर दिया। अब अगर आपने 35 AD ढंग से पढ़ा है तो सेक्शन 35 एडी में आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो वो आपको 100% अलाउ हो जाता है, बशर्ते आपने जो असेट खरीदी है उसका लॉक इन पीरियड होता है। कितने साल का? उस असेट का एक लॉक इन पीरियड होता है दोस्त, कितने साल का? तिलकेश कह रहे हैं 8 ईयर्स का। और कोई? और कोई? एनीवन एल्स? 8 ईयर्स का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। 8 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है और अगर आपने उसे 8 ईयर से पहले, आपने उसे 8 ईयर से पहले सोल्ड कर दिया या फिर आपने इसे दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर भी कर दिया तो आपको जो डिडक्शन मिली थी इन एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन, आपको जो डिडक्शन मिली थी इन एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन, वो आपके लिए क्या बन जाएगी? वो आपके लिए बिजनेस इनकम बन जाएगी जिस साल आप ट्रांसफर करोगे। अब ध्यान से देखो, तुमने 2019 में तुमने 100 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम किया था 2 बिल्डिंग्स को लेकर। बाद में तुमने क्या किया? तुमने एक बिल्डिंग यूनिट बी को ट्रांसफर कर दी। यूनिट बी में नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस चल रहा है, यूनिट बी में नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस चल रहा है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनो मेरी बात को। 2019-20 में, 2019-20 में तुमने क्या किया होगा? 2019-20 में तुमने क्या किया होगा? तुमने 2019-20 में 35 एडी के अंदर डिडक्शन क्लेम करी होगी। बिल्डिंग 1 50 लाख की, बिल्डिंग 2 50 लाख की, 100 लाख की डिडक्शन तुमको टोटल मिल गई होगी। अब 2020-21 में सपोज कर दो तुमने बिल्डिंग 1 क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। बिल्डिंग 1 तुमने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो अब तुम्हारा बिजनेस इनकम निकलेगा। बिजनेस इनकम कितना निकलेगा? सर, जितने की बिल्डिंग की कॉस्ट थी, जितनी की बिल्डिंग की कॉस्ट थी उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर दो। डेप्रीसिएशन 19-20 का ही माइनस होगा क्योंकि तुमने एक साल पहले खरीदी थी। अगर 19-20 की जगह तुमने उसे 18-19 में खरीदा होता तो मैं 2 साल का डेप्रीसिएशन माइनस करता, 18-19 का भी, 19-20 का भी। अगर तुमने 17-18 में खरीदा होता तो मैं 3 साल का डेप्रीसिएशन माइनस करता, 17-18 का भी, 18-19 का भी, 19-20 का भी। क्लियर? तो फिलहाल 19-20 का डेप्रीसिएशन माइनस होगा केवल 5 लाख का। 45 लाख रुपीस आपके लिए क्या निकल कर आएगी? 45 लाख रुपीस आपके लिए बिजनेस इनकम निकल कर आएगी। बोलिए दोस्त, क्लियर हुआ? ये 2 लाइनें एक्सप्लेन करने के लिए कितना बोलना पड़ा मेरे को। बढ़ जाऊं आगे? बढ़ जाऊं आगे? आओ फिर सवाल नंबर 9 पे।
एक्स लिमिटेड ने कंट्रीब्यूट किया है 20%, एक्स लिमिटेड ने कंट्रीब्यूट किया 20% ऑफ बेसिक सैलरी टू द अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 80 CCD। डियरनेस अलाउंस जो है वो 40% मिलता है और वो रिटायरमेंट सैलरी का पार्ट बनता है। कंप्यूट करना है अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 36(1)(4)(a) इफ द बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एग्रीगेट्स टू ₹10 lakh। वुड डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40(a)(9) बी अट्रैक्टेड एंड इफ सो टू व्हाट एक्सटेंट। बताइए दोस्त, कितने रुपए तक का या कितने परसेंटेज तक का 80 CCD में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? कितने परसेंटेज तक का 80 CCD में कंट्रीब्यूशन हो सकता है? 10% तक का कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। 10% किसका लेते हैं बेटा? 10% हम लोग किसका लेते हैं बताओ सर? डिडक्शन जो अलाउड होती है, डिडक्शन जो अलाउड होती है अंडर सेक्शन 36, डिडक्शन जो अलाउड होती है अंडर सेक्शन 36 वो अलाउ होती है मैक्सिमम 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी की। रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी क्या होगी सर? रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में बेसिक सैलरी लिया जाएगा 10 लाख का और डीए ले लिया जाएगा 40% ऑफ बेसिक सैलरी का 4 लाख, यानी कि 14 लाख का 10% अलाउड है। अलाउड कितना है? अलाउड कितना है सर? अलाउड है 14 लाख का 10%, 1,40,000। लेकिन हमने कितना कंट्रीब्यूट कर दिया है सर? हमने कंट्रीब्यूट कर दिया है 20% ऑफ बेसिक सैलरी का, दैट इज 20% ऑफ 10 लाख हमने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। 20 लाख, सॉरी 2 लाख। तो हमने बेटा कंट्रीब्यूट किया हुआ है 2 लाख, हमने कंट्रीब्यूट किया हुआ है 2 लाख और अलाउड कितना है? अलाउड कितना है? 1,40,000। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा सर? 2 लाख में से 1,40,000 तो अपन अलाउड करते हैं, लेकिन 60,000 अपन क्या कर देंगे? डिस अलाउ कर देंगे। अब जरा मेरे दोस्त ये बताओ, मेरे दोस्त ये बताओ कि जो डिस अलाउ हुआ है इसका क्या करती है इनकम टैक्स? जो डिस अलाउ किया गया है इसका इनकम टैक्स क्या करती है? कौन बताएगा? बोलो दोस्त बोलो, कौन कौन मेरी मदद करेगा? सुन पा रहे हैं मुझे? टैक्स लगेगा उस पर, रिदा कह रही है। टैक्स कैसे लगेगा? जो चीज डिस अलाउ होती है उसका सरकार क्या करती है, मुझे आप ये बताओ सर। जो चीज डिस अलाउ हो गई है वो चीज आपके प्रॉफिट में एड बैक कर दी जाएगी। ये आपके नेट प्रॉफिट में ऐड कर दी जाएगी और इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यस आंचल जी बिल्कुल सही बोला आपने, एडेड टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो सर 2 लाख रुपए का आपने कंट्रीब्यूशन किया है, अलाउड 1,40,000 का है। 60,000 रुपीज जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो 40(a)(9) में डिसअलाउ हो जाएगा और आपका प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया जाएगा। सर आगे 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 बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, इनएडमिसिबल तक पहुंच गए हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पर आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पर आते हैं। डेल्टा लिमिटेड है सर, डेल्टा लिमिटेड है एक, इन्होंने क्रेडिट किया है फॉलोइंग अमाउंट्स टू द अकाउंट ऑफ रेसिडेंट पेज इन द मंथ ऑफ मार्च 2021 विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। देखो कितना बड़ा पाप किया इन्होंने, टीडीएस नहीं काटा सर इन्होंने। डेल्टा क्रेडिटेड द फॉलोइंग अमाउंट्स टू द अकाउंट ऑफ रेसिडेंट पेज। What would be the consequence of non-deduction of tax at source by Delta on these amounts during the financial year, assuming that resident pays in all the cases mentioned below have not paid the tax, if any?
विच वॉज रिक्वायर्ड टू डिडक्टेड बाय डेल्टा लिमिटेड। बताओ सर क्या करने का है, क्या करने का है सर? अगर रेसिडेंट पेइस को आपने ऐसी पेमेंट करी जिसपे टीडीएस कटना चाहिए था और आपने नहीं काटा, जिसपे टीडीएस कटना चाहिए था और आपने टीडीएस नहीं काटा, तो उस केस में क्या होता है बेटा? उस केस में क्या होता है सर? उस केस में 30% आपका जो खर्चा है वो डिसअलाउ हो जाता है। 30% जो आपका खर्चा है वो डिसअलाउ हो जाता है। ठीक है, तो सैलरी टू एम्प्लॉय क्रेडिटेड एंड पेड इन मार्च, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन क्रेडिटेड इन मार्च एंड पेड इन अप्रैल। तो टोटल खर्चा है आपका 12,28,000 का। टोटल एक्सपेंस है 12,28,000 का, और 12,28,000 का 30% आपको डिस अलाउ कर दिया जाएगा। तो 12,28,000 का अगर 30% निकालें तो 3,68,400 आता है। 3,68,400 विल बी डिसअलाउड। दिखाओ भैया, कहीं लिखे हो? लिखे हो 3,68,400 आपका डिसअलाउ हो जाएगा। 30% सैलरी का डिसअलाउ हो जाएगा और 30% डायरेक्टर की रेम्युनरेशन का डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन का बी पार्ट कहता है, वुड योर आंसर चेंज if Delta Limited has deducted the tax on director's remuneration in April 21 at the time of payment and remitted the same in July 2021? बताओ, अगर हमने डायरेक्टर का टीडीएस अप्रैल 21 में काटा, हमने अप्रैल 21 में टीडीएस काटा और जुलाई 21 में उसे जमा कर दिया, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? सोचो सोचो सोचो, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? आपको क्या सिखाया गया था? आपको क्या सिखाया गया था? अगर आपने मेरे से क्लासेस ली हैं या मेरे रिवीजन वीडियोस आपने देखे हैं, तो मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि सेक्शन 40 के अंदर जब टीडीएस कटना होता है, जब आपका टीडीएस कटना होता है, तो टीडीएस टाइमली डिडक्ट होना चाहिए। एंड वो टाइमली क्या होना चाहिए? डिपॉजिट होना चाहिए। टाइमली डिडक्ट का मतलब क्या है? 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर। और डिपॉजिट कब तक हो जाना चाहिए? अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट। अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट। दैट मीन्स कि अगर आप अप्रैल में टीडीएस काट रहे हो, आप अप्रैल में टीडीएस काट रहे हो, तो आप टीडीएस लेट काट रहे हो। और अगर आप टीडीएस लेट काट रहे हो तो बाबू आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अप्रैल की जगह पर अगर मार्च में ही टीडीएस काट लेते, अप्रैल की जगह पर अगर मार्च में टीडीएस काट लेते और इसे जुलाई तक जमा कर देते तो कोई टेंशन नहीं थी मेरे को, मैं आपको यह अलाउ करवा देता। इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है? बोलो बेटा, कहां 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 लिखा है? ठीक है, इसको रीड कर लीजिएगा। लिखा यहां पर भी वही है। 30% जो एक्सपेंडिचर आपका डिसअलाउ हुआ है वो आपको अलाउ हो जाएगा सब्सिक्वेंट ईयर में, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेना। लिखी वही बात होगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपका टीडीएस टाइम से कटना चाहिए, मतलब लास्ट डे तक कट जाना चाहिए और रिटर्न फाइलिंग डेट तक जमा हो जाना चाहिए। क्योंकि आपने अप्रैल में टीडीएस काटा है, आपके आंसर में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो दोस्त, क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे? चलिए सवाल नंबर 11 पे आ जाइए। सवाल नंबर 11 पे आ जाइए। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 द फॉलोइंग पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर्स वर मेड और इनकर्ड बाय मिस्टर युवान राजा, ओके, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल whose turnover during the financial year ended 31st March 20 was 99 लाख। अब इनका टर्नोवर बताया गया है
कि इनका टर्नओवर जो है वो 99 लाख रुपीस का था 31 मार्च 20 को। इन्होंने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है 45,000 का, वॉज पेड टू रहमान एंड कंपनी, एक रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म है, और इन्होंने इसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा। 3 लाख रुपए की इन्होंने सैलरी दी है एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को, इसके ऊपर इन्होंने टीडीएस नहीं काटा। कमीशन इन्होंने 16,000 रुपए को दिया है विद्यासागर जी को, एक रेसिडेंट है, इन्होंने इसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा। क्या आपको टीडीएस के प्रोविजंस पता है? क्या आपको टीडीएस के प्रोविजंस पता है? कुछ कुछ याद है? टीडीएस के प्रोविजन आप लोग को कुछ कुछ याद है? देखिए यहां पर टर्नओवर दिया हुआ है, बहुत सारे टीडीएस के सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस काटने के लिए तब एलिजिबल होते हैं जब उनको लास्ट ईयर अपने बुक्स का ऑडिट करवाना होता है। अब क्योंकि इनका पिछले साल का टर्नओवर 99 लाख रुपीस है, इसका मतलब लास्ट ईयर इन्होंने अपने बुक्स का कोई भी ऑडिट नहीं करवाया होगा, और अगर इन्होंने अपने बुक्स का ऑडिट नहीं करवाया होगा तो जो ये इंटरेस्ट का पेमेंट इन्होंने करा है इसके ऊपर इनके ऊपर टीडीएस ऑब्लिगेशन नहीं आएगी। टीडीएस की ऑब्लिगेशन नहीं आएगी, और टीडीएस की ऑब्लिगेशन अगर नहीं आएगी तो ये 45,000 रुपए का खर्चा इनको अलाउड कर दिया जाएगा। ठीक है, जब आप सैलरी देते हो किसी को और सामने वाले व्यक्ति की सैलरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा की होती है, टैक्स उस पे निकल रहा है, तो टीडीएस काटना ही काटना है। उसके लिए हम आपका टर्नओवर चेक नहीं करेंगे कि पिछले साल तुमने ऑडिट करवाया था कि नहीं करवाया था। अगर तुम सैलरी दे रहे हो किसी को तो मैंडेटरी है कि टीडीएस काटना है। अगर उसका टैक्स बन रहा है तो मैंडेटरी है टीडीएस काटना, और आपने अगर टीडीएस नहीं काटा तो क्या होगा? आपने अगर टीडीएस नहीं काटा तो क्या होगा? तुमने रेसिडेंट इंडिविजुअल को पेमेंट करी है 3 लाख का 30% यानी कि 90,000 दिस अलाउ हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है 16,000 रुपीस का तुमने कमीशन दिया है विद्यासागर को, रेसिडेंट हो तुम, तो सर कमीशन के ऊपर भी इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस तब काटते हैं जब पिछले साल ऑडिट करवाना होता है। तो इनको पिछले साल ऑडिट करवाना नहीं था, ये वाला खर्चा इनको अलाउड कर दिया जाएगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपकी टीडीएस की नॉलेज भी चेक हो रही है और पीजीबीपी की तो नॉलेज चेक कर ही रहा है इंस्टीट्यूट, राइट? देख लीजिए, ये देखिए 194A इंटरेस्ट का सेक्शन है, और 194A कहता है कि इंडिविजुअल टीडीएस तब काटेगा जब पिछले साल उसको अपने बुक्स का ऑडिट करवाना रहेगा। तो यहां पर जो डिस अलाउंस है वो अट्रैक्ट नहीं होगी, मतलब पूरा का पूरा इंटरेस्ट पेमेंट अलाउ हो जाएगा। यहां पे 30% डिस अलाउ होगा क्योंकि तनख्वाह दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, टीडीएस काटना ही होता है, यहां पर टर्नओवर नहीं देखते हैं। इसके बाद 194H में जब कमीशन देते हो तो वहां पर भी आपको टीडीएस तब काटना होता है जब आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर रहा होता है पिछले साल का, बेसिकली मतलब तुमने ऑडिट करवाया होता है। तो यहां पर भी आपकी कोई डिस अलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगी क्योंकि आपके ऊपर लास्ट ईयर ऑडिट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। कोई ऐसा हमारा बंदा है, दोस्त है, जिसे नहीं समझ में आया? जो भी बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जरा एक बारी कंफर्म करेंगे ये पॉइंट्स क्लियर हुए। और अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो पहले एक बारी टीडीएस पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को रिविजिट करिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से सर अब आगे बढ़ जाइए। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12, फर्म ने 7,50,000 रुपए का रिम्यूनरेशन पे करा है पार्टनरशिप डीड के मुताबिक, एंड इट हैज अ बुक प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10 लाख। इन लोग के पास 10 लाख रुपए का बुक प्रॉफिट है। मैक्सिमम कितने का रिम्यूनरेशन दे सकते हैं? सर अगर आपके पास 10 लाख रुपए तक का प्रॉफिट है तो जो पहले 3 लाख हैं आपके पास, उस पे 90% दे सकते हो। 90% होता है आपका 270, और जो बैलेंस आपके पास 7 लाख बचा है उस 7 लाख का आप 60% दे सकते हो,
यानी कि होता है 4,20,000। दैट मीन्स मैक्सिमम रिम्यूनरेशन जो हम 10 लाख रुपीस के प्रॉफिट पे दे सकते हैं वो है 6,90,000। और हम रिम्यूनरेशन कितनी दे चुके हैं? हम रिम्यूनरेशन दे चुके हैं आपकी 750। 750 में से 690 आपको अलाउ कर दिया जाएगा, रिमेनिंग 60,000 जो है वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। आई होप ये आ गया होगा आपको, बहुत ही बेसिक सा था। आई होप ये आ गया है आपको, बहुत ही बेसिक सा था। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर 13 पे आ जाओ और इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। सवाल नंबर 13 पे आ जाओ और इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। राव एंड जैन जो है ये एक पार्टनरशिप फर्म है। राव एंड जैन एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर दो पार्टनर्स हैं। रिपोर्ट्स अ नेट प्रॉफिट, इनके पास नेट प्रॉफिट आया है 7 लाख रुपीस का बिफोर डिडक्शन ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। इनके पास सैलरी है 20,000 रुपए ईच की पर मंथ पेबल टू अ वर्किंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म एज ऑथराइज बाय द डीड। Depreciation on plant and machinery under section 32 is 150. Interest on capital at the rate of 15% per annum as per the deed. The amount of capital eligible for interest is 5 lakh. आपको कंप्यूट करना है बुक प्रॉफिट और आपको निकालनी है कि अलाउएबल वर्किंग पार्टनर की सैलरी कितनी होगी। तो मैं आप लोग का सॉल्यूशन यहीं पे कर दे रहा हूं। हमारे पास प्रॉफिट कितने रुपए का आ रहा है? 7 लाख रुपीस का आ रहा है। चलो यहां कर दे, 7 लाख रुपीस का प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास आ रहा है 7 लाख रुपीस का। 7 लाख में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। डेप्रिसिएशन है आपके पास 150 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउड होगा 5 लाख का। कितने परसेंट? पार्टनरशिप डीड जो है वो 15% का इंटरेस्ट बोल रही है। पार्टनरशिप डीड 15% का इंटरेस्ट बोल रही है, दे दें? 12%। 12%, बिल्कुल सही सर। सर मैक्सिमम इंटरेस्ट 12% अलाउ होता है, इससे ज्यादा आपको अलाउ नहीं हो सकता। तो 60,000 रुपीज का आपको इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। 7 लाख में से 2,10,000 चले जाएंगे, यू विल बी लेफ्ट विथ 4,90,000। दिस इज वॉट, दिस इज योर बुक प्रॉफिट। और 4,90,000 पे मैक्सिमम रिम्यूनरेशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम रिम्यूनरेशन कितना हो सकता है सर? फर्स्ट 3 लाख पे 90%, 2,70,000। और बैलेंस 1,90,000 पे 60%। 1,90,000 पे 60%, 1,14,000। 270 प्लस 1,14,000, 384। मैक्सिमम रिम्यूनरेशन हम इतना दे सकते हैं। और फर्म कितना देना चाह रही है? फर्म 20,000 ईच देना चाह रही है दो वर्किंग पार्टनर्स को। तो फर्म की डीड क्या बोलती है? डीड के हिसाब से सैलरी कितनी आ रही है? डीड के हिसाब से सैलरी आ रही है 20,000 इंटू 2 इंटू 12, 480। अलाउड कितनी होगी? अलाउड कितनी होगी? मेन बुक प्रॉफिट था आपके लिए कि बुक प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए, बुक प्रॉफिट निकालने के लिए आप सभी खर्चे माइनस कर दोगे। सभी खर्चे माइनस कर दोगे, सिर्फ क्या माइनस नहीं करोगे? रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर के अलावा आप बाकी सभी चीजें इसमें से माइनस करके चलेंगे। तो आपके पास बुक प्रॉफिट, आपके पास बुक प्रॉफिट 490 आ रहा है और मैक्सिमम रेम्यूनरेशन 384 आ रही है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स 480 बोल रही हैं, पर 480 आपको अलाउड नहीं होगी। ठीक है, थक तो नहीं गए हैं आप लोग? हाँ जी, आई होप यू गाइज आर नॉट फीलिंग टायर्ड।
ठीक है, ग्रेट ग्रेट, क्योंकि अभी मैं आपकी क्लास 15-20 मिनट और चलाऊंगा। ठीक है, illustration number 14. Hari, an individual carried on the business of purchase and sale of agricultural commodities like paddy, wheat. He borrowed loan from Andhra Pradesh State Financial Corporation and an Indian bank and has not paid interest as detailed hereunder. इन्होंने आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को 1920 का और 2021 का 15 लाख रुपए नहीं दिया, इंडियन बैंक का 2021 का 30 लाख रुपए नहीं दिया, टोटल इन्होंने 45 लाख नहीं दिया। बोथ APSFC एंड इंडियन बैंक वाइल रीस्ट्रक्चरिंग द लोन फैसिलिटीज ऑफ हरी during the year 2020-21 converted the above interest payable by Hari to them as a loan repayable in 60 installments. During the year ended, Hari paid 5 installments of APSFC and 3 installments to Indian Bank. हरी भैया क्लेम कर रहे हैं 45 लाख रुपए का एंटायर इंटरेस्ट एज एक्सपेंडिचर while computing the income from the business of purchase and sale of agriculture commodity. Examine whether his claim is valid, and if not, what is the amount of interest if any allowable. बताओ सर, 45 लाख रुपए का बंदा इंटरेस्ट मांग रहा है, क्या करने का है? बंदा 45 लाख रुपए का इंटरेस्ट मांग रहा है, क्या करने का है? दे दें? बोलो सर, क्या करूं, दे दूं? बोलो दोस्त। रिदा, फैजल, अभिलाष, सवाल देखो, सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमने 43B पढ़ा है। सवाल ये है, हमने 43B पढ़ा है और 43B कहता है कि सर जो इंटरेस्ट आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देना है वो अगर आपने रिटर्न फाइलिंग डेट तक दे दिया होगा तो वो अलाउड हो जाएगा, अन्यथा वो अलाउड नहीं होगा। हमारे असेसी ने 45 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट में घपला किया हुआ है, ये इसने पे नहीं किया हुआ है। APSFC बैंक का 15 लाख रुपए खा के बैठा हुआ है और इंडियन बैंक का 30 लाख रुपए खा के बैठा हुआ है। ये विजय माल्या का दूर का रिश्तेदार है, ये विजय माल्या का दूर का रिश्तेदार है। ये 45 लाख रुपए बैंकों के खा के बैठा हुआ है, राइट। अब बैंकों ने इनको रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी दी है और रीस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी में बैंक ने बोला है कि भाई तुम ये 45 लाख रुपीस 60 इंस्टॉलमेंट्स पे दे दो, तुम ये 60 इंस्टॉलमेंट्स पे दे दो। मतलब तुम 15 लाख को अगर 60 से डिवाइड करो, 15 लाख को अगर तुम 60 से डिवाइड करो तो कितना आता है? चलाओ कैलकुलेटर अपना अपना। 15 लाख को अगर सर 60 से डिवाइड कर देंगे तो आता है 25,000 और 30 लाख को अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 50,000। तो वो बैंक कह रही है कि तुम ये पैसा इंस्टॉलमेंट्स पे दे दो, 15 लाख रुपए 60 इंस्टॉलमेंट पे दे दो। दूसरा बैंक कह रहा है तुम 30 लाख रुपए 60 इंस्टॉलमेंट पे दे दो। हमारे इस भाई ने 5 इंस्टॉलमेंट APSFC की दी है, 3 इंस्टॉलमेंट इसकी दी है। मतलब APSFC का इसने 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 75,000 दिया है। इंडियन बैंक का इसने 50,000 5 दिया है। और इधर इसने 3 दिया है, 1,50,000। मतलब टोटल जो इसने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है वो 275 का किया है। लेकिन बंदे की मजाल देखो, वो क्या बोल रहा है कि सर 45 लाख रुपए मुझे अलाउ करो, 45 लाख रुपए मुझे अलाउ करो। बताओ भाई, अलाउ होगा? एक लाइन लिखी होती है कि अगर आपके इंटरेस्ट को नए लोन में कन्वर्ट किया जाता है, अगर आपके इंटरेस्ट को एक नए लोन में कन्वर्ट किया जाता है तो ये नया लोन का कन्वर्जन
43B में पेमेंट कंसीडर नहीं होता है, इसे पेमेंट कंसीडर नहीं करते हैं। अगर आपका लोन एक नए लोन में कन्वर्ट हो रहा है, इंटरेस्ट एक नए लोन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये पेमेंट नहीं है, आपको इसे कंसीडर करने का मौका नहीं मिलेगा। एक्चुअली में तुमने सिर्फ यही पे किया है, तो डिडक्शन तुमको इसकी मिलेगी, ना कि इसकी, राइट। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 275। असेसी को 275 का डिडक्शन मिलेगा। ये पूरी कहानी यहां पे पढ़ना, यहां पर यही लिखा हुआ है कि सर आपने जो कन्वर्जन किया है इंटरेस्ट का लोन पे, आपने जो कन्वर्जन किया है इंटरेस्ट का लोन पे, उसे पेमेंट नहीं किया जाता। ये देखो लिखा भी हुआ है, सच अनपेड इंटरेस्ट मे बी कन्वर्टेड इनटू लोन, सच कन्वर्जन ऑफ अनपेड इंटरेस्ट इनटू लोन शैल नॉट बी कंस्ट्रूड एज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 43। इसे हम पेमेंट नहीं मान लेंगे, और अगर पेमेंट नहीं मानेंगे तो आपको इसका डिडक्शन भी क्या देंगे। अगर हम इसे पेमेंट नहीं मानेंगे तो आपको इसका डिडक्शन क्यों देंगे, बोलिए सर। 43B, 43B, एवरीवन। नहीं बेटा, लोन तो वैसे भी खर्चा नहीं है, लोन क्यों अलाउड हो जाएगा, लोन थोड़े ना खर्चा है, लोन क्यों अलाउ होगा। भावुक मत हो जाया करो, भावुक मत हो जाया करो। चलिए, ओए होए, जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से, आराम आराम से। क्वेश्चन नंबर 15 सेल्फ कर लीजिएगा, 44AA पे है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है कि नहीं बनानी है, ये आप सेल्फ कर लीजिएगा, होमवर्क पे ले लीजिए इसको। Illustration number 16. Mr. Praveen is engaged in retail trade, reports a turnover of 1 crore 98 lakh 50,000. For the financial year 2021, his income from the said business as per books of accounts is, as per books of accounts उसकी income आ रही है 13 lakh 20,000 computed as per the provisions of chapter 4D, that is PGBP. Retail trade is the only source of income from Mr. Praveen. Was the first year for which he declared his business income in accordance with the provision of presumptive taxation 44AD. तो असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920, प्रीवियस ईयर 1920, तो 19-20 में इन्होंने अपनी इनकम प्रिजम्पटिव स्कीम के हिसाब से दिखाई थी। इज मिस्टर प्रवीण ऑल्सो एलिजिबल टू ऑफ फॉर द प्रिजम्पटिव डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22? क्या 2021-22 में प्रवीण को प्रिजम्पटिव स्कीम मिल जाएगी? सर, प्रवीण का जो टोटल टर्नओवर है वो 2 करोड़ के अंदर है, और अगर इसका टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर है तो ये करंट ईयर में प्रिजम्पटिव स्कीम ले सकता है। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? करंट ईयर में अगर इसका टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर है या अप टू 2 करोड़ है, ये प्रिजम्पटिव स्कीम ले सकता है 44AD की। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल सर, ये एलिजिबल है, ये एलिजिबल है क्योंकि इसका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ के अंदर चल रहा है। इफ सो अगर ऐसा है, डिटरमाइन करो हिज इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड एज पर द एप्लीकेबल प्रिजम्पटिव प्रोविजन, एज्यूमिंग दैट होल ऑफ द टर्नओवर रिसीट्स रिप्रेजेंट्स द कैश रिसीट्स। तो आपको पूरा पैसा कैश में मिला है, पूरा पैसा कैश में मिला है, तो 1 करोड़ 98 लाख 50,000 अगर कैश में मिला है तो आपका 8% प्रॉफिट प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। तो 1 करोड़ 98 लाख 50,000
1,98,50,000 का 8% इज 15,88,000। 15,88,000। दोस्तों कोई दिक्कत है इसमें? अंगद बेटा, मैं कई बार इस बारे में चर्चा कर चुका हूं कि जब तक क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली ना कहे कि आप अपने ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करें, तब तक आप उसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर कोई काम आप कर रहे हो, एक छोटा सा नोट दे सकते हो, 2 वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, पूरा का पूरा लॉ लिखने की जरूरत नहीं है आपको वहां पे, ठीक है? जब वो आपसे आपका ट्रीटमेंट का एक्सप्लेनेशन मांगे तभी एक्सप्लेनेशन देकर आइएगा। In case of Mr. Praveen does not opt for the presumptive taxation, what are his obligations under the Income Tax Act 1961? सर, अगर ये करंट ईयर में प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट नहीं करता है तो क्या ऑब्लिगेशन आएंगी? सर, इसके ऊपर 44AA एप्लीकेबल हो जाएगा, डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेंगी। इसके ऊपर 44AB एप्लीकेबल हो जाएगा, इसे अपने बुक्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा। इसके बाद सर इसे एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट्स में जमा करना पड़ेगा। अगर ये 44AD लेता है तो ये एडवांस टैक्स केवल एक इंस्टॉलमेंट पे देगा 15th ऑफ मार्च को। लेकिन अगर ये प्रिजम्पटिव स्कीम छोड़ रहा है तो इसको अपने बुक्स का डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, उनका सीए साहब से ऑडिट भी करवाना पड़ेगा और एडवांस टैक्स 4 किस्तों में भरना पड़ेगा। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अंडर बोथ द ऑप्शन? बोथ द ऑप्शन मतलब कि अगर प्रिजम्पटिव स्कीम ले लेता है, अगर ये प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट कर लेता है, अगर ये प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट कर लेता है तो इसे ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा, और अगर ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा तो इसके लिए रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 जुलाई 21 रहेगी। इसके लिए रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 जुलाई 21 रहेगी। और अगर ये प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट नहीं करता है तो इसको अपनी बुक्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा, और जिनको अपनी बुक्स का ऑडिट करवाना है उनको अपनी रिटर्न 31 अक्टूबर 21 को फाइल करनी है। सही लिखा है गलत लिखा है? 31 अक्टूबर 21 सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है गलत लिखा है? 30 सितंबर नहीं हुआ करती थी? 30 सितंबर तो नहीं थी? बोलो सर। 30 सितंबर तो नहीं था यहां पे? बोलो। अमेंड हो गया है, पुरानी बात हो गई सर, बिल्कुल सही, अमेंडमेंट आ गई है। रिटर्न फाइलिंग डेट अब 31 अक्टूबर चल रही है। तो पहला यस, क्योंकि उसका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है वो ले सकता है। प्रॉफिट 15,88,000 8% का। प्रवीण अगर डिक्लेयर करते हैं और इस साल नहीं लेते हैं तो आने वाले 8 साल तक नहीं ले पाएंगे, और 44AB वगैरह इनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा 31 जुलाई और 31 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 17, आई थिंक ये आखिरी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, या कल करते हैं, चलो इसको कल टेकअप करते हैं, ठीक है? अब यहां से हम लोग कल टेकअप करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से, ठीक है? जितना कराया है इतना एक बार ये आप लोग भी देख लीजिएगा, और कल की क्लास की टाइमिंग सेम 5:30, ओके? टुमारो एज वेल 5:30। पहले अपने ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे, प्रोफेशनल्स पॉइंट पे ही। अगर कोई दिक्कत रहेगी तो गूगल मीट। बिल्कुल फैजल, मैं एक एक चीज कराऊंगा मेरे बच्चे, टेंशन मत लो, बिल्कुल कराऊंगा सर। इसी बात का तो पैसा लिया आपसे, इसी बात का तो पैसा लिया सर। बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी सर, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, चलो 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 मिलते हैं सर। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन में बिना कन्वर्ट किए 45 लाख का डिडक्शन पूछता तो फिर भी 275 ही मिलता। हाँ मनीष, जितना पे करेगा उतना ही मिलेगा। मनीष पूछ रहा है कि सर अगर 45 लाख का लोन कन्वर्ट नहीं किया होता
और हमने 275 दिया होता, तो आपको जितना आप इंटरेस्ट पे करोगे उतना 43B में मिलेगा आपको। ठीक है दोस्त, चलो बाय टू ऑल, बाय 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 बाय।